नमस्कार। आज हम कल वाले ही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल वाला टॉपिक हमारा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे थे उसी पर चर्चा कर रहे थे। तो टॉपिक का नाम है कि प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमने कुछ प्रोग्राम्स की चर्चा कल और परसों में कर ली थी। आज हम उसी के आगे जो और प्रोग्राम हमारे भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं उसके संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं भारतीय मानक संस्थान जो प्रोग्राम है या जो संस्था है उसके द्वारा किस तरह से उपभोक्ता की सुरक्षा हेतु कार्य किया जाता है। तो यह जो है संस्थान, इसकी स्थापना जो है 1947 में की गई थी और यह संस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से संबंधित है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो वस्तु है उसकी गुणवत्ता का नियंत्रण एवं पदार्थ के मानक स्तर को बनाए रखने के लिए कार्य किया जाता है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य था कि राष्ट्रीय मानकों को तैयार करना तथा उन्हें सामान्य रूप से अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना, उद्योगों में मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण को प्रोत्साहन करना या प्रोत्साहन देना, सरकार को मानक इकाइयों की सिफारिश करना, उत्पादित वस्तुओं को ISI प्रमाण पत्र देना, भारतीय मानक संस्थान को उत्पादकों को ISI चिन्ह प्रयोग करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार जो था वो ISI प्रमाणीकरण मार्क्स अधिनियम 1952 के अंतर्गत प्रदान किया गया। बाद में इसमें कई तरह के सुधार भी हुए और 1961 के लगभग इसमें काफ़ी सुधार किए गए और इसके द्वारा केवल उन्हीं उत्पादकों को लाइसेंस दिया गया जिनका जो प्रोडक्ट था या जिनका जो उत्पाद था वो ISI द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार था। और जो चिन्ह ISI चिन्ह किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को क्या करती है, उस गुणवत्ता को प्रतीक करती है या बताती है कि हाँ ये चीज़ इतनी गुणवत्ता की है। अतः जब भी हम वस्तुएं क्रय करते हैं तो हमें पहले देख लेना चाहिए कि उस पर ISI चिन्ह है या नहीं। और अगर ISI चिन्ह है तो हम ये विश्वास हो जाता है हमें कि वो जो वस्तु है वो उच्च कोटि की होगी। वर्तमान में भारतीय मानक संस्थान ने 13,000 से भी अधिक प्रकार के स्तर निर्धारित किए हैं और इन स्तरों का निर्धारीकरण करने का मुख्य उद्देश्य था वस्तु को जो उद्देश्य उसके अनुरूप बनाना और इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए कुछ एक तत्वों की पूर्णता भी उन्होंने आवश्यक की, जैसे उपयोगकर्ता की सुरक्षा हो, परीक्षण की विधि जिसके द्वारा वस्तु को हम परख सकें और वस्तुओं का नाप, तोल, आकार, क्षमता आदि इस प्रकार की हो कि वह या तो उत्पादन की लागत को कम करें या उपभोग की सुविधा प्रदान करें। फिर ये जो ISI मार्क जो हैं वो भोज्य पदार्थों पर लगाए गए, कृषि उत्पादों पर लगाए गए, विद्युत उपकरणों पर लगाए गए, सेफ्टी माचिस, साबुन, डिटर्जेंट, साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आदि ऐसी कई चीज़ों पर ये लगाए गए। और ये जो ISI मार्क है वह ये प्रमाणित करता है कि ये सब वस्तुएं जो हैं उपभोक्ता के हित की है और अच्छी श्रेणी की है। साथ ही ये भी बताता है कि उपभोग की वस्तुएं जिन्हें अधिकांश उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है वह उपभोक्ता के हित की है, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, साथ ही वह वातावरण के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी
उत्तम है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये ISI मार्क कौन लगा सकता है? तो ये ISI मार्क वही लगा सकता है जिसकी जो वस्तु है वह निर्माण एवं गुणवत्ता की दृष्टि से सुरक्षित हो और भारतीय मानक स्तर के अनुरूप हो और निर्माता के पास ISI चिन्ह लगाने का लाइसेंस हो। अब अपन ने ये देख लिया कि ठीक है भाई, ISI मार्क तो उन्होंने लगाया है, परंतु ISI मार्क के पदार्थों की भारतीय मानक के अनुरूप निश्चितता पर विश्वास हमें किस प्रकार हो? तो इसके लिए क्या होता है, ISI सर्टिफिकेशन मार्क्स जो लाइसेंसधारी है निर्माता के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अपने लाइसेंस का उपयोग वह सही तरीके से करे। भारतीय मानक संस्था द्वारा कभी कभी योग्य निरीक्षण अधिकारियों द्वारा सरप्राइज निरीक्षण भी किया जाता है ताकि ये पता चले कि वस्तु सही ढंग से तैयार की गई है या नहीं, या मानक की अनुसार वस्तु है या नहीं। अगर निरीक्षण करने वाले अधिकारी क्या करते हैं, वस्तु का नमूने को उत्पाद में से, प्रक्रिया में से, संग्रह में से किसी में से भी लेकर उसकी जांच करते हैं। और इसकी जांच क्या होता है, ISI जो प्रयोगशाला है या उसके द्वारा जो अधिकृत प्रयोगशाला है उसी में की जाती है। अगर व्यक्ति की जो पदार्थ है वह उसके अनुरूप नहीं होता है और व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, जब ये ISI मार्क देते हैं किसी भी निर्माता को तो शुरू में 1 वर्ष के लिए देते हैं। जब वह 1 वर्ष पूरा कर लेता है और चीज़ उसी के अनुरूप बनाता है तो फिर उसका नवीनीकरण पुनः कर दिया जाता है। अब उपभोक्ता को ये ISI वाली चीज़ ही क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ISI चिन्ह वाली वस्तु जो वह गुणवत्ता में श्रेष्ठ होती है, सुरक्षित होती है, स्वास्थ्य के लिए हितकारी होती है तथा यदि अगर उसकी गुणवत्ता निम्न कोटि की होती है तो गुणवत्ता का क्लेम भी उपभोक्ता कर सकता है और निम्न स्तर की वस्तुओं को मुफ्त में बदला भी सकता है। और विस्फोट हो जाए, धोखाधड़ी की स्थिति है तो वो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी होती है। जीवन, संपत्ति और वातावरण के प्रति सुरक्षा का पूर्ण विश्वास भी रहता है। अच्छा, इसके अलावा वह कहाँ अगर इन चीज़ों में अगर कमी आई या कुछ हुआ तो अब उपभोक्ता क्या करेगा, वो जाकर क्या कर सकता है, ISI कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। और इसको दर्ज करते समय उसे क्या करना पड़ता है, वस्तु की निम्न गुणवत्ता संबंधी सूचनाएं इकट्ठा करना पड़ता है ताकि उसकी वह जांच करवा सके। और जांच के समय क्या क्या चीज़ प्रस्तुत करनी होती है कि दोष में वस्तु का नमूना देना होता है, दोष की प्रकृति बतानी होती है, क्रय करने का स्रोत, उसका बिल, रसीद उसके साथ लगानी होती है। यदि क्रय करने की तिथि भी उसमें अंकित हो तो वो भी देनी होती है। शिकायत निर्माता से या विक्रेता से इसका भी स्पष्ट हमें उल्लेख करना होता है। अगर उपभोक्ता की शिकायत सही पाई जाती है तो वो वस्तु को बदलाता है और निर्माता को उसके स्थान पर दोष मुक्त वस्तु देनी पड़ती है। यदि निर्माता उपभोक्ता को ठगने के लिए ISI का नकली चिन्ह का उपयोग करता है तो उसके लिए क्या होता है, कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसे कठोर दंड दिए जाते हैं। और इसको शिकायत करने के लिए भी एक एड्रेस है, भारतीय मानक संस्था, मानक भवन 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110001 पर क्या कर सकता है, जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ये ISI मार्क जो संस्थान है या मानक भारतीय मानक संस्थान है उसके द्वारा चलाए गए कार्यक्रम थे। अब अपन आते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम, ट्रेडनेस एवं ट्रेडमार्क अधिनियम। ट्रेडमार्क या ब्रांड ये क्या है, वैधानिक शब्द है। यह किसी भी निर्माता, उत्पादक या व्यापारिक संस्थान द्वारा निर्धारित चिन्ह होता है जो ट्रेड
नाम और ट्रेडमार्क्स अधिनियम द्वारा क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड होता है। कोई भी दूसरा निर्माता, उत्पादक या व्यापारी संस्थान इस चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। यदि कोई निर्माता या व्यापारी, उत्पादक जो अपना ट्रेडमार्क लगाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो वस्तु को संपूर्ण गुणवत्ता पर नियंत्रण रखे, उस वस्तु की नाप तोल कीमत सब सही रखे, वस्तु स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम हो, ब्रांड या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं, इसके लिए भी प्रत्येक ब्रांड के ऊपर गोले के अंदर आर छपा हुआ रहता है, जिससे पता चलता है कि वह रजिस्टर्ड है। ब्रांड या ट्रेडमार्क चित्र, पैकेट की डिज़ाइन, ट्रेड के संकेत किसी विशेष रंग अथवा अक्षर के रूप में भी हो सकते हैं। जब भी हम क्रय करने जाएं या जो भी उपभोक्ता इसे क्रय करने चाहें तो उसको उस ट्रेडमार्क को देखकर ही वस्तु को क्रय करना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वह पंजीकरण एवं ट्रेड चिन्ह का प्रयोग। अब क्या होता है, वस्तुओं पर नकली व धोखाधड़ी वाले चिन्ह को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1958 में एक एक्ट पारित किया था जिसका नाम था ट्रेड एंड मर्चेंट मार्क एक्ट, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज्ड मार्क एक्ट। ये ट्रेड मार्क जो था पंजीकरण एवं संरक्षण का कार्य करता है। ये अधिनियम पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क के कंट्रोलर जनरल के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्य कार्यालय जो है बॉम्बे में है तथा देश के विभिन्न भागों में इसकी विभिन्न शाखाएं फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो राष्ट्रीय परीक्षण गृह संस्थान है और भारत सरकार द्वारा इस संस्थान की स्थापना जो है वह कलकत्ता में की गई थी और ये उपभोक्ता की सुरक्षा हेतु तथा उनकी गुणवत्ता को सुरक्षित करने की दृष्टि से इस संस्थान की स्थापना की गई थी। इसकी मद्रास और बम्बई में भी कई शाखाएं हैं। जो ISI जो संस्थान है उसके सहयोग से कार्य करती है और राष्ट्रीय परीक्षण गृह में निम्न कार्य किए जाते हैं या इस प्रकार के कार्य करती है ये कि उद्योगों को मार्गदर्शन प्रदान करना, परामर्श देना, सुरक्षा देना, वस्तुओं का परीक्षण करना, उत्तम गुण वाली वस्तु तैयार करने हेतु व्यापारियों को प्रेरित करना, विभिन्न दृष्टिकोण से माल तैयार करना, जैसे कि वस्तु टिकाऊ हो, स्वाद में अच्छी हो, बनावट उसकी अच्छी हो, संरचना अच्छी हो। नेक्स्ट है कि उत्पादन प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, वस्तु का निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ अर्थात लागत निकालना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना। इन सभी कारणों से क्या होता है कि ये संस्था जो है इसकी स्थापना की गई थी और यही लगभग प्रोग्राम है जो भारत सरकार द्वारा समय समय पर संचालित होते हैं। इनमें तरह तरह के सुधार भी होते हैं। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भी लागू किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण प्रदान करना, उपभोक्ता की शिकायतों को यथाशीघ्र सरल तरीकों से और कम खर्च में दूर करने की व्यवस्था करना, उपभोक्ता के अधिकारों को महत्व देना। इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना की और इसे केंद्र तथा राज्य के उपभोक्ता संरक्षण परिषद को स्थापित करने का प्रावधान रखा जिसका मुख्य उद्देश्य था उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देना। और ये जो अधिनियम थी इसकी जो अगर हम देखें तो ये 3 स्तर पर बनाई गई थी, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। जिला स्तर पर जिला मंच होता है, राज्य स्तर पर राज्य आयोग होता है और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग होता है। और ये जो है
वह उपभोक्ताओं की शिकायत करने के लिए स्थापित की गई थी और तीनों ही स्तर पर मुआवजे और वित्तीय सीमाएं निर्भर होती है। और इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता का शिकायत जो होती है उसका निपटारा शीघ्र अतिशीघ्र किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और थी, जो जिला स्तर पर जो संस्था है उसमें 20 लाख तक के वित्तीय सीमा वाले जो कारक हैं उनका निर्धारण किया जाता है। राज्य स्तर पर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के वित्तीय सीमा वाले कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर यह राज्य आयोग में 1 करोड़ से अधिक वित्तीय सीमा वाले मुआवजे का जो कार्य है वो किया जाता है। और इस अधिनियम के अनुसार शिकायत प्राप्त होने के 90 दिन के अंदर ही निपटारा करना पड़ता है। उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने के लिए शुल्क और फीस भी अदा नहीं करनी पड़ती और शिकायत निःशुल्क दर्ज होती है। और निर्धन और कम आय वाले उपभोक्ता को अतिरिक्त व्यय क्षतिपूर्ति का भरपूर प्रयास किया जाता है। सरकार उपभोक्ता संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे को पूरा सहयोग देती है ताकि उपभोक्ता का शोषण नहीं हो। इस अधिनियम के तहत वस्तु में उन सारी वस्तुएं आ जाती है जो मूल्य देकर खरीदी जाती है, जैसे खाद्यान्न हो, स्कूटर हो, गाड़ी हो, वस्त्र हो, घरेलू उपकरण हो, बर्तन हो आदि। इस अधिनियम के तहत वे सेवाएं जैसे जो उपभोक्ता से संबंधित होती है, जैसे कि डाकघर, बैंक, बीमा, रेलवे, बस, टेलीफोन, बिजली, पानी, रसोईघर, चिकित्सा, शिक्षण संस्थाएं, वकील आदि संबंधी सेवाएं भी दी जाती हैं। और इसमें उपभोक्ता स्वयं भी शिकायत कर सकता है। मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन के सदस्य और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भी इसमें शिकायत की जा सकती है। और यदि शिकायत कई उपभोक्ता द्वारा समान रूप से की जा रही है तो उपभोक्ता संगठन सभी शिकायतों को एक साथ दायर कर सकता है। जैसे एक दुकानदार ने 10 उपभोक्ताओं को सरसों का तेल बेचा और उस तेल में एक जैसी शिकायत थी तो सभी उपभोक्ता जो है वो एक साथ भी शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, ये शिकायत जो दर्ज की जाती है उसको वह कब दर्ज कर सकता है, तो ये जब कोई वस्तु दोषी हो या खुदरा मूल्य से अधिक हो या फिर गलत और अनियंत्रित व्यापार के द्वारा क्या उपभोक्ता के जान माल की हानि हो गई हो और वस्तु खरीदने के 2 वर्ष के अंदर वह शिकायत कर सकता है। अच्छा, इसको शिकायत करने का क्या अवधि क्या होती है? इसकी शिकायत करने की अवधि जो 2 वर्ष की होती है और शिकायत जो है वह दस्तावेज के साथ सारे दस्तावेज इकट्ठा करके फिर उपभोक्ता द्वारा ये शिकायत की जाती है ताकि उसकी शिकायत की पुष्टि हो सके। और उपभोक्ता न्यायालय में भी शिकायत दर्ज करने से पहले उपभोक्ता को चाहिए कि वह एक पंजीयन पत्र जो है वह भी लगाए और उसके पहले पंजीयन पत्र जो कि विपक्ष को उसने भेजा है उसको पूरा दे और उसके बाद उसको उपभोक्ता न्यायालय में लगाए। और फिर शिकायत करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? न्यायालय में दर्ज कराने हेतु एक औपचारिक फॉर्म भरना पड़ता है और फॉर्म में क्या करता है कि वह या तो सिंपल कागज़ पे भर दे या शिकायत सादे कागज़ पे पर्याप्त हाशिया छोड़ते हुए साफ साफ अक्षरों में लिखकर भी वो भर सकता है। अगर वो लिखना पढ़ना नहीं जानता है तो दूसरों से भी लिखवा सकता है, टाइप भी करवा सकता है, उस पर अपने बाएं हाथ का अंगूठा लगाकर भी उसको दे सकता है। ठीक है, इसका एक प्रारूप भी है जो कि उपभोक्ता को
जिला मंच पर शिकायत करते समय देना होता है और ये जो है वो अध्यक्ष महोदय के नाम देते हैं। जिला मंच उपभोक्ता संरक्षक और फिर शिकायतकर्ता का नाम और पता लिखा जाता है। अभ्यर्थी का अथवा दो विरोधी पक्षकारों का नाम और पता लिखा जाता है। वस्तु की सेवा का वितरण जिसके बारे में शिकायत की जा रही है उसके बारे में लिखा जाता है। शिकायत का सारांश एवं लगाए गए आरोपों के दस्तावेज तथा सबूतों का विवरण भी सर्टिफिकेट की फ़ोटो स्टेट के साथ लगाना होता है। शिकायत जो राहत चाहता है उसको भी लिखना होता है। फिर शिकायतकर्ता को अपना हस्ताक्षर और डेट डालकर उसे कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, इस तरह अगर हम कार्य करते हैं या हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं और हमें इन सब चीज़ों का पता होता है तो हमारी सुरक्षा होती है और इसी संरक्षण के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। समझ में आया? धन्यवाद।